नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्रीलाल शुक्ल की लिखी कहानी अंगद का पाँव। वैसे तो मुझे स्टेशन जाकर लोगों को विदा करने का चलन नापसंद है, पर इस बार मुझे स्टेशन जाना पड़ा और मित्रों को विदा देनी पड़ी। इसके कई कारण थे। पहले तो यही कि वे मित्र थे और मित्रों के सामने सिद्धांत का प्रश्न उठाना ही बेकार होता है। दूसरे, वे आज निश्चय ही पहले दर्जे में सफर करने वाले थे, जिसके सामने खड़े होकर रुमाल हिलाना मुझे निहायत दिलचस्प हरकत जान पड़ती है। इसलिए मैं स्टेशन पहुंचा। मित्र के और भी बहुत से मित्र स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके विभाग के सब कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी रौनक थी। चारों ओर उत्साह फूटा सा पड़ रहा था। अपने दफ्तर के मित्र जैसे ठीक समय से पहुंचते थे, वैसे ही गाड़ी भी ठीक समय पर आ गई। अब उन्होंने स्वामी भक्त महात्मा को हाथों गले में महिलाएं बनाई, सबसे हाथ मिलाया, सबसे दो चार रस्में बातें कही और फर्स्ट क्लास के डिब्बे के इतने नजदीक खड़े हो गए कि गाड़ी छूटने का खतरा ना रहे। गाड़ी छूटने वाली थी। लोगों ने सिग्नल की ओर देखा। वह गिर चुका था। अब चूंकि कुछ और करना बाकी ना था, इसलिए उन्होंने उन लोगों में एक आदमी से बातें करनी शुरू की, जो ऊपरी मन से हर काम की आदमी की दावत के लिए बुलाते थे और जिनकी दावतों को हर आदमी ऊपरी मन से हंसकर टाल दिया करता था। हमारे मित्र भी उनकी दावत टाल चुके थे, इसलिए वे कहने लगे, इस बार आऊंगा तो आपके यहाँ रुकूंगा। वे हंसने लगे और कहने लगे, आप ही का घर है, आने की सूचना भेज दीजिएगा, मोटर लेके स्टेशन पर आ जाएंगे। तब मित्र ने कहा, इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत है। तब मित्र बोले कि तकल्लुफ घर वालों के लिए तो नहीं किया जाता। तब वे बोले, जाइए साहब, ऐसे ही घर वाला मानते तो आप बिना एक शाम हमारी गरीब खाने पर रूखा सूखा खाए यूं ही नहीं निकल जाते। तब मित्र ने कहा, ऐसी क्या बात है, आप ही का खाता हूं। तब वे हैं करने लगे। तभी गाड़ी ने सीटी दी और लोग आशापूर्वक सिग्नल की ओर झांकने लगे। मैंने इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मित्र को हमेशा से यहाँ आकर रुकना था और हम दोनों को इस बात को जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे मित्र दफ्तर में आते तो समय पर थे, पर जाने में हमेशा कुछ देर कर देते थे, वैसे ही समय हो जाने पर गाड़ी ने भी सीटी तो दे दी, पर चली नहीं। इसलिए वे रुक रुक कर इन विषयों पर बातें होने लगी। मित्र को पहुंचते ही सबने चिट्ठी लिखी और शहर में अमरूद अच्छे मिलते हैं और साहब आइएगा तो अमरूद भी जरूर लाइएगा। तब पुराने नौकर ने बताया कि नाश्तेदान में बिस्तर के पीछे ही रखा है। तभी पुराने हेड क्लर्क बोले कि बिस्तर का सिरहाना उधर के बजाय इधर होता तो अच्छा होता, क्योंकि उधर कोयला उड़कर आ जाएगा। तब हेड क्लर्क बोले कि नहीं, कोयला उधर नहीं आएगा, बल्कि उधर से सीनरी अच्छी नहीं दिखेगी। तभी कैशियर बाबू आ गए। उन्होंने मित्र को 10 रुपए की रेज़गारी दे दी। तब मित्र ने खुलेआम उनके कंधों को थपथपाया और खुले गले से धन्यवाद पर इस सब में से कुछ होना तो न था, न हुआ। लोग महीना भर से जानते थे कि मित्र को जाना है, इसलिए मतलब कि सभी बातें पहले ही अकेले में खत्म हो चुकी थी और सबके सामने वे सभी बातें भी की जा चुकी थी जो सबके सामने कही जाती हैं। सामान रखा जा चुका था, टिकट खरीदा जा चुका था, मालाएं डाली जा चुकी थी, हाथ या गले पर दोनों ही मिल चुके थे और गाड़ी चलने का नाम तक ना लेती थी। थिएटर में जब हीरो पर वार करने वाले विलेन खंजर तान कर तिरछा खड़ा हो जाता है, उस वक्त पर्दे की डोरी अटक जाए तो सोचिए क्या होगा। वैसे ही हालत थी। पर्दा गिर ही नहीं रहा था। चूंकि मेरे पास करने की कोई बात ही नहीं रह गई थी, इसलिए मैं मित्र को कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगा कि बराबर बात कर सकता हो। जो ऐसा आदमी नजर में आया, उसे मित्र की ओर ठेल भी दिया।
उसे अपनी हमेशा वाली मुस्कान दिखाकर कहा, आपके जाने से यहाँ का क्लब सूना हो जाएगा। मित्र ने हंसकर उस तारीफ से इनकार किया। उसने कहा, पहले ब्राउन साहब के जमाने में टेनिस इसी तरह चली थी, पर अब देखिए क्या होता है। मित्र बोले, होता क्या है, आप चलाइए। तभी वे एकदम नाराज हो गए, तुनक कर बोले, मैं क्या चला सकता हूँ जनाब, मुझे तो कोई ऐसे लड़के क्लब का सेक्रेटरी ही नहीं होने देना चाहते। अब कोई ऐसी टिकिया चोर सेक्रेटरी हो तभी टेनिस चलेगी, मुझे तो यहाँ निकालने का मादा है। बोलते बोलते वे अकड़ कर खड़े हो गए। मित्र ने हंसकर कहा, इस विषय को टाला। इसके बाद उनकी बातों का दिवाला पिट गया और बातें आई गई हो गई और गाड़ी नहीं चली। मित्र कुछ देर तक बेचैनी से सिग्नल की ओर देखते रहे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलकर पान सिगरेट का इंतजाम में लग गए। कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं ने से इस कदर बेजार किया कि वे पास के बुक स्टॉल पर अखबार उलटने लगे। कुछ के मन में कला, कौशल और ग्रामोद्योग के प्रति एकदम से प्रेम उत्पन्न हो गया। वे पास की एक दुकान पर जाकर हैंडीक्राफ्ट की कुछ नमूने देखने लगे। तब एक पुराना स्थानीय नौकर मित्र के हाथ लग गया। उसे देखते ही अचानक मित्र के मन में समाजवादी व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो गया। वे हंसकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब वे रोकर अपनी पारिवारिक विपत्तियां सुनाने लगा। अब मित्र बड़े करुणाजनक भाव से उसकी बातें सुनने लगे। तब कुछ टिकट चेकर तेजी से आए और सामने से निकल गए। मित्र ने उनकी ओर देखा जब तक वे कुछ बात करने की बात तय कर रहे कि वे आगे निकल गए। तभी एक लंबा सा गार्ड सीटी बजाता हुआ निकला। हेड क्लर्क ने कहा, सुनिए साहब, पर यह उसे अनसुना कर दिया और सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। पर गाड़ी फिर भी नहीं चली। कुछ को परिस्थितियों पर दया आई और वे मित्र के पास सिमट आए। पर घूम घूम कर कई लोगों ने कई छोटे छोटे गुट बना लिए और कला के लिए जैसे कला वैसे बात के लिए बातें चल निकली। एक साहब की निगाह मित्र की फूल मालाओं पर गई। उनको उसी की प्रेरणा मिली। बोले, गेंदे के फूल बड़े कमाल पैदा करते हैं। असली फूल मालाएं तो गेंदे के फूलों की ही बनती है। बातचीत की सड़ियल मोटर जब एक बार धक्का खाकर स्टार्ट हो गई तो फटाफट फिर पूछना क्या। दूसरे महाशय ने कहा, इंडिया में अभी तो हम जैसे बैलगाड़ी के लेवल ऊपर ही नहीं उठे, ऐसे ही फूलों की मामले में गेंदे से ऊपर नहीं उभर पाए। गाड़ियों में बैलगाड़ी, मिठाइयों में पेड़ा और फूलों में गेंदा। लीजिए जनाब, यही है आपका इंडियन कल्चर। इसके जवाब में दूसरे साहब ने भीड़ के दूसरे कोने से चीख कर कहा, अंग्रेज चला गया पर अपनी औलाद यहीं छोड़कर चला गया। इधर से उन्होंने कहा, जी हाँ, आप जैसा हिंदुस्तानी रह गया पर दिमाग बह गया। इतना कहकर जवाब में आने वाली बात का वार बचाने के लिए वे फिर मित्र की ओर मुखातिब हुए और कहने लगे, बताइए साहब, गुलाब की वो वैरायटी निकली है कि? तभी गार्डन ने फिर सीटी दी। वे चौंक कर इंजन की ओर देखने लगे। इंजन एक नए ढंग से सीसी करने लगा। कुछ सेकंड तक यह आवाज चलती रही, फिर उसके बाद फिर पहले वाली हालत पर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे दफ्तर छोड़ने के पहले मित्र कभी कभी कुर्सी से उठकर कोई नया कागज देखते हैं, फिर वैसे ही बैठ जाते हैं। तब उसी पुष्प प्रेमी ने अपना व्याख्यान फिर से शुरू किया। हाँ साहब, तो अंग्रेजों ने गुलाब की वो वैरायटी निकाली है जो कमाल हासिल है। सनबर्स्ट, पिंक पर्ल, लेडी हैंगलिंग, ब्लैक प्रिंस, वाह क्या कमाल हासिल है। और अपने यहाँ तो जनाब वही पुराना टुइया गुलाब लीजिए और खुशबू का नगाड़ा बजाइए। बात यही पर थी कि इस पर गार्ड ने सीटी दी। बहस थम गई, पर कुछ देर गाड़ी में कोई हरकत तो नहीं हुई, इसलिए वे दूसरे महाशय भी भीड़ की फाड़ पर सामने आ गए। अकड़ कर बोले, हाँ साहब,
जरा फिर से चालू कीजिए तो पहले वाले का दिमाग बड़ा मजमून। मेरा तो भाई दिमाग हिंदुस्तानी ही है, पर आइए आपके दिमाग को भी देख लिया जाए। तब मित्र महोदय बड़ी जोर से हंसे और बोले, हाँ हातिम भाई, और सक्सेना साहब में ये हमेशा ही चला करता है। याद रहेंगे साहब, ये झगड़े भी याद रहेंगे। इस तरह यह बात भी खत्म हुई। झगड़े को मजबूरन मैदान पर छोड़ना पड़ा। उधर सिग्नल गिरा हुआ था। इंजन फिर से सी करने लगा और गाड़ी अंगद के पांव से अपनी जगह पर टिकी थी। भीड़ के पिछले हिस्से में दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर धीरे धीरे मित्र को समझा रहे थे। जनाब, जिंदगी में 3 बेटे, 4 तो दबाव हैं। कोई ईर्ष्यन पर कोई बोलबाला है, बाकी 1 बेटे 4 और तबीयत की जिंदगी है। देखिए ना, मेरा काम तो एक तख्त से चल जाता है, फिर भी दूसरे के लिए ड्राइंग रूम में सोफे लेने पड़ते हैं। तन ढाकने को एक धोती बहुत काफी है, पर देखिए बाहर जाने के लिए एक सूट भी पहनना पड़ता है। यही कोएर्शन है, यही जिंदगी है। खराब स्वाद होने पर भी दूध छोड़कर कॉफी पीता हूँ। जासूसी उपन्यास पढ़ने का मन करता है, पर कांट और हिंगेल पढ़ता हूँ। और जनाब गठिया का मरीज हूँ, पर मित्रों के लिए स्टेशन आकर घंटे खड़े भी रहता हूँ। वे और उनके श्रोता दोनों रहस्यपूर्ण ढंग से हंसने लगे और फिर मुझे अपने नजदीक खड़ा पाकर जोर से खुलकर हंसने लगे, ताकि मुझे उनकी निश्चलता पर संदेह ना हो। गाड़ी फिर भी नहीं चली। अब भीड़ तितर बितर होने लगी और मित्र के मुंह पर एक दयनीय मुस्कान आ गई थी, जो अपने लड़कों से झूठ बोलते समय, अपनी बीवी से चुरा कर सिनेमा देखते समय या वोट मांगने में भविष्य के वादे करते समय हमारे मुंह पर आ जाती होगी। लगता है कि वे मुस्काना तो चाहते हैं, पर किसी से आंख नहीं मिलाना चाहती। तभी अचानक गार्ड ने सीटी बजाई और झंडी हिलाई। इंजन का भोंपू बजा और गाड़ी चलने को हुई। लोगों ने मित्र से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाए। फिर मित्र ही डिब्बे में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाने लगे। कुछ लोग रुमाल हिलाने लगे। मैं इसी दृश्य के लिए बेचैन हो रहा था। मैं भी रुमाल निकालना चाहा, पर रुमाल सदा की भांति घर पर ही छूट गया। मैं हाथ हिलाने लगा। एक साहब वजन लेने वाली मशीन पर बड़ी देर से अपना वजन ले रहे थे और दूसरे का वजन लेना देख रहे थे। गार्ड की सीटी सुनते ही वे दौड़ कर आए और भीड़ को चीरते हुए मित्र तक पहुंचे। गाड़ी के चलते चलते उन्होंने उत्साह से हाथ मिलाया। फिर गाड़ी को निश्चित रूप से चलती हुई पाकर हसरत से बोले, काश कि यह गाड़ी भी यहीं रह जाती। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई ये कहानी अंगद का पांव एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। ये कहानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करती है। इसमें लेखक ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों और खोखलेपन को उजागर किया है। अंगद के पांव में शुक्ल ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से काफी व्यवस्थाओं को कटाक्ष तो किया है। यहाँ हर कोई अपने अपने स्वार्थों में लिप्त तो है कि अडग स्थिति को भी जो समाज बदलने की कोशिश करता है, लेकिन व्यवस्था के सामने बेबस हो जाती है। श्रीलाल शुक्ल ने एक ऐसे समाज का चित्र खींचा है जिसमें दिखावा, भ्रष्टाचार और अवसरवादी तथा का चरम पर है। कहानी का जो पात्र है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, राजनेता, व्यवसायी, सभी अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। वे आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, पर अपनी स्थितियों को मजबूत करने में लगे रहते हैं। अंगद का पांव एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो व्यवस्था को बदलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।